हाँ दीपांशु। A01 दीपांशु। आवाज आ रही है दीपांशु? एपेक्स मेडिकल A01। घर में आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमन। घर में आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो क्या होता है फीमेल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या 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 रहेंगे? सॉरी सर। फीमेल सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी और सेक्स ऑर्गन कौन कौन से रहेंगे? सर प्राइमरी में ओवरीज और सेकेंडरी में वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया? वल्वा। और एक सीमेन को हम कब एक पर्सन एक मेल के सीमेन को हम कब फर्टाइल बोल सकते हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फर्टिलिटी? जब जब उसमें 40% शेप में सही हो और 60% मोटिलिटी में। ये सही बोल रही है अदिबा? अदिबा रहमान। यस सर। सर इसमें मतलब 60% परफेक्ट शेप की होनी चाहिए और 40% की विग्रस होनी चाहिए। अच्छा। दक्ष। यस सर। ये दोनों लड़कियां अपोजिट बातें बोल रही हैं। दोनों में से दोनों सही बोल रही, दोनों गलत बोल रही हैं, क्या क्या है? सेकेंड वाली सही बोलिए, 60% बॉडी ठीक होनी चाहिए और 40% की रेस्ट मोडालिटी। ठीक है गरिमा, समझ में आ गया। 60% शेप की बात है यस सर और सॉरी। 40% विग्रस मोटिलिटी की बात है। मिक्सिंग नहीं चलेगी। आयुषी। यस सर। ओलिगोजूस्पर्मिया और हाइपोस्पर्मिया में क्या फर्क है? सर ओलिगोजूस्पर्मिया में जो स्पर्म्स होते हैं सीमेन में उनका अमाउंट कम होता है और हाइपोस्पर्मिया में सीमेन का वॉल्यूम कम होता है। अच्छा, और ये इससे क्या मतलब है? एक टर्म है एस्थेनोजूस्पर्मिया। सर जब जो स्पर्म्स होते हैं सीमेन में उनकी मोटेलिटी अच्छी नहीं होती है, पुअर होती है तब। ओके। एक्रोसोम का क्या फंक्शन है? एक्रोसोम में वो एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की वॉल्स जो हैं उनको ब्रेक करते हैं ताकि न्यूक्लियर जो मटेरियल है स्पर्म का वो फीमेल एग से फ्यूज होता है। ठीक है। अभिनव गुप्ता। यस सर। ये इसका क्या फंक्शन है डिस्टल सेंट्रियोल का? पता नहीं सर। आलोक। आलोक कश्यप। अनिका। अनिका गुप्ता।
यस सर। अनिका आवाज आ रही है? सर हाँ, तो मैं वही तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या फंक्शन होता है डिस्टल सेंट्रियोल का? सर वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है जो टेल तक जाता है। प्रॉक्सिमल की डिस्टल? सर डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल क्या करेगा फिर? सर वो उसके फीमेल के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता तो वो डिवीजन में हेल्प करेगा उसका सेंट्रियोल। ऐसा मैंने बोला था? सर उसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता इसलिए वो मेल का सेंट्रियोल यूज करते हैं ना। वही मैं पूछा हूँ, ऐसा ऐसा मैंने कहा था पिछली क्लास में कुछ? सर पिछली क्लास में तो आपने नहीं कहा था, उससे पहले आपने बताया था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो फर्स्ट डिवीजन आपको। मतलब क्लास में कहा है मैंने, ऐसा मतलब है ना? ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। आप सबको आई एम हैप्पी कि आप लोग से जो पूछा गया आप लोगों ने आंसर किया। आने का माइक ऑफ कर लो। तो आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, और आपको नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर स्क्रीन नजर आ रही है। आई विल आस्क यू व्हेन आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रहा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे हम, और बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, है ना? सारी बातें कर ली थी हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। ओके, सो आई सपोज ये डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था, जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये डायग्राम डिस्कस कर लिया था ना हमने, इसमें कोई डाउट किसी को? ये डायग्राम हो गया था ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े? सर ये वेस्टोटीरियन पाउच क्या है? आप लोगों को मेरी आवाज? अच्छा, कौन सा वाला? अच्छा, बेसिक कॉर्पोराइन पाउच। अब मैं तुमको क्या समझाऊं, एक्चुअली जहाँ पे सर्विक्स और जैसे ये ब्लाडर है ना, इस तरफ जैसे पिछली तरफ, जैसे जहाँ रेक्टम था और यूट्रस था, तो उसको हमने बोल दिया कि रेक्टो यूट्राइन पाउच। और यहाँ पर इसको आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे ब्लाडर और ये है क्या कहते हैं उसको, यूट्रस का जो बीच का स्ट्रक्चर है, उससे हमने वेसिकॉट्राइन पाउच बोल दिया। उस स्पेसेस को हमने नाम दिए हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, उन स्पेसेस का नाम है। तो आगे बात करें, ये डायग्राम क्लियर है सपोज। सर ये फॉर्निक्स क्या है? फॉर्निक्स फॉर्निक्स अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्निक्स एक्चुअली जंक्शन होती है जहाँ पे एक्चुअली स्पर्म कह रहा हूँ, सर्विक्स एंड वेजाइना जहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उस रीजन को हम फॉर्निक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे हम। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम आगे क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्शन, जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, तब फिर इसकी बात करेंगे फॉर्निक्स के इम्पोर्टेंस की। हम आपको बताएंगे कि एक डायफ्राम नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसे वेजाइनल वॉल्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अटैच किया जाता है फॉर्निक्स पे। दैट इज फॉर्निक्स, बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आगे कोई डाउट नहीं है आपको तो लेट्स टॉक फर्दर। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है, अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इस डायग्राम और पिछले डायग्राम में क्या फर्क है? पिछला वाला जो डायग्राम था वो एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, ये सिर्फ यूट्रस वाला पार्ट लिया गया और उसकी लेबलिंग जो है वो बताई गई है। वन बाय वन आपके साथ सारी लेबलिंग
डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप बेसिक से समझ लीजिए कि ये जो बीच का हिस्सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस रीजन, दिस इज यूट्राइन कैविटी। और बाहर की तरफ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बोल सकते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, बीच वाला पार्ट, ठीक है ना, या यूट्राइन कैविटी, ठीक है। मतलब यूट्रस इज अ हॉलो ऑर्गन, बीच में स्पेस रहता है। अब यूट्रस के अंदर देखेंगे तो 3 लेयर्स हैं, ठीक है। जितना आपको बेसिक एक चीज बता, कि ये पूरा हिस्सा हो जाता है यूट्रस, फिर ये नीचे छोटा सा रीजन हो जाता है सर्विक्स, ठीक है ना। तो यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये ऑर्डर रहता है। और भी चीज बताता हूँ आपको। और अगर हम बात करें तो ये इधर जो ट्यूब है, ये ट्यूब हो जाती है द फैलोपियन ट्यूब, या आप इसको ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। और इस ओविडक्ट के 3 हिस्से हैं, या इस फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं, दैट इज स्टमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। जिसका मैं और क्लैरिटी से अगर बताऊं तो ये रहा, दिस विल मेक इट क्लियर कि ये जो छोटा सा हिस्सा दैट इज स्टमस, जो सबसे लंबा और चौड़ा हिस्सा है दैट इज एम्पुला, और सबसे लास्ट में जो हिस्सा है दैट इज द इनफंडिबुलम। तो 3 पार्ट्स होते हैं, स्टमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। अच्छा, इनफंडिबुलम के बाद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फेम्ब्रे बोलते हैं। इस फेम्ब्रे का क्या फंक्शन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये यहाँ से जो एग है वो जब रिलीज होगा वो बाहर निकल जाता है, मतलब कि एग रिलीज होके ओवरी से बाहर निकल जाता है। मान लीजिए जो एग है वो बाहर निकल के यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर ये एग है, ठीक है ना। अब ये जो एग है इसको कैप्चर करना फिम्ब्रे का ही फंक्शन है, ठीक। और क्या, अच्छा ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके अंदर उसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो उसके बाहर तो चलो सिलिएटेड एपिथीलिया है, बताया था आपको, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथीलिया पहले ही पढ़ाया था, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथीलिया है। और नीचे मसल्स हैं, आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मसल्स हैं। मसल्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। मतलब 3 का ऑर्डर है, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। सेम यूट्रस जैसा ही है, यूट्रस में भी ऐसे ही होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मस्कुलर होता है, और मस्कुलर में क्या होती है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसी मसल्स अगर आप देखें, स्मूथ मसल्स ईसोफेगस में भी रहती है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। तो सिमिलरली फैलोपियन ट्यूब की भी जो मसल्स हैं वो सेम मूवमेंट कर रही हैं, पेरिस्टाल्टिक जैसा रिदमिक मूवमेंट कर रही हैं। उस रिदमिक मूवमेंट की वजह से एक सक्शन फोर्स, जैसे वैक्यूम होता है ना, खींच लेता है चीजों को, वैसे एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है। और उस सक्शन फोर्स की वजह से जो एग है वो पुल कर लिया जाता है जैसे वो ओवरी से बाहर निकलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक सक्शन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ओवरी से एग को पुल करने के लिए। तो ये फंक्शन फिम्ब्रे का रहता है कि वो कैप्चर कर रहा है किसको, एग को। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। और फैलोपियन ट्यूब आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें स्टमस है, एम्पुला है और इनफंडिबुलम है। चलिए वापस चलते हैं उस डायग्राम के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वैक्यूम कैसे क्रिएट हुआ है समझ नहीं आया सर। मतलब वो वहां पे मूवमेंट हुई फिम्ब्रे की, वैक्यूम मतलब वैक्यूम, मैंने वैक्यूम नहीं बोला, मैंने बोला वैक्यूम पंप जैसा सक्शन क्रिएट हुआ है। वैक्यूम तो खाली जगह हो गई ना, मैंने तो बोला वैक्यूम पंप जैसा सक्शन फोर्स जनरेट हुआ है। समझा नहीं समझा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा सर, बाहर भी तो हो सकता है वो मूवमेंट की वजह से। नहीं समझा, क्या पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ मूवमेंट जो हो रही है फिम्ब्रे की, उसकी वजह से जो सक्शन है वो थोड़ा उसके बाहर की तरफ भी तो हो सकता है। अच्छा, जब तू खाना खाता है तो खाना पेट में क्यों जाता है, वो तो वापस उल्टा मुंह में भी तो आ सकता है। ईसोफेगस एक तरीके का वेव जनरेट करता है, जैसे खाना नीचे जाता है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? सर सक्शन ही है सर, समझ गया। है ना।
तो फोर्स है ना, तो वो उसने तो वेव जनरेट करी। अब वो वेव खींच भी सकती है, फेंक भी सकती है। तो खींचने वाला तरीके से वेव जनरेट हो रही है तो खींच रही है, फेंकने के तरीके, दोनों का रिदम अलग अलग होगा ना। समझ गया? जी सर। हाँ, ओके। तो मैं यही बता रहा था कि ये एम्पुला है, एस्थमस है, और सर ये इनफंडिबुलम है। हाँ जी, कौन? सर चैनका। हाँ, सर अगर फिमरे काम नहीं लाइक फिमरे अगर वर्क नहीं करेंगे तो फिर उससे इनफर्टिलिटी है ये। इनफर्टिलिटी कॉज हो। हाँ, हो सकती है, रीजन है उसका एक। मतलब कि बहुत सारे रीजन में एक छोटा सा रीजन ये भी हो सकता है। हाँ, और मैं तुमको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं हर एक को, कि इनफर्टिलिटी कोई अलग सी फिजियोलॉजी नहीं है। मतलब जितनी चीजें फर्टाइल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें से एक भी स्टेप ठीक से काम नहीं किया तो इनफर्टिलिटी। एज सिंपल एज दैट। और वो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ हम सिर्फ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, और क्लियर। सर यस सर। मुझे आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर अब आ सर। रही है। आप लोगों को मेरी क्लियरली आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही यस सर। यस सर। हाँ, अब आ रही है आपको मेरी आवाज क्लियर? आ रही है सर। चलिए वापस शुरू करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि 3 पार्ट्स है, एम्पुला, इस्थमास और इनफंडिबुलम। और आप ये सारे पार्ट्स क्या रखेंगे, ये सारे पार्ट्स आप याद रखेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ा था। हाँ। तो अच्छा, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ओवरी के बारे में, सॉरी इन सब चीज़ों के बारे में। और ये देखिए, ये है ओवरी। ठीक है, ओवरी में एग डेवलप हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और यहीं पर वो वेट करता है किसकी? स्पर्म की। और इस रीजन को हम बोलते हैं एम्पुलरी रीजन, मतलब एम्पुलरी रीजन में आता है और वेट करता है स्पर्म की। और फिर स्पर्म आता है और वो एग से क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर एग डिग्रेड कर जाता है। खैर, उस सब की बात करेंगे हम oogenesis में। फिलहाल और कुछ बातें मुझे आपसे करनी है। हम यूट्रस की अगर बात करें तो इसकी हिस्टोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूट्रस में लेयर्स कौन कौन सी है। तो आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि 3 लेयर्स हैं, जिनका नाम है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और ये एपिथेलियल लेयर है। कैसी है? एपिथेलिया। ठीक, क्लियर? फिर इसके बाद जो है वो है मायोमेट्रियम। एंड ये जो लेयर है ये मस्कुलर लेयर है, दैट इज अ मस्कुलर लेयर। और आप देख सकते हैं सबसे मोटी यही लेयर है। और जैसा कि आपको पता है कि लाइनिंग में तो एपिथेलिया हो गया, एंडोमेट्रियम, बीच में मसल हो गई, कवरिंग में भी क्या होता है? एपिथेलिया। तो याद रखने की कोई चीज़ ही नहीं है। आखिरी वाली जो लेयर है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, जो तीसरी लेयर है, द पेरीमेट्रियम, वो भी एपिथेलिया ही है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा पेरीमेट्रियम, अच्छा इन्होंने लेबल नहीं किया पेरीमेट्रियम, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ 3 लेयर्स हैं, द एंडो, मायो, और जो आउटर एपिथेलिया की कवरिंग है दैट इज द पेरीमेट्रियम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबका नाम मेट्रियम क्यों है? क्योंकि
मेट्रियम इज अ वर्ड यूज्ड फॉर यूट्रस। यूट्रस के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि एक तो हो गया यूट्रस, एक हो गया मेट्रियम, एक हो गया वूम्ब WOMB, और एक होता है हाइस्टेरा HYESTRA, हाइस्ट्रा। तो हाइस्ट्रा, वूम्ब, वूम, मेट्रियम, यूट्रस, दे ऑल आर सिनोनिम्स। तो यूट्रस की अंदर वाली लेयर एंडो, बीच वाली नहीं, यहाँ मायो का मतलब है बीच वाली, लेकिन मायो वर्ड बीच वाले के लिए यूज नहीं किया, मायो वर्ड यूज किया गया है मस्कुलर के लिए। इट इज अ मस्कुलर लेयर। तो और सबसे मोटी लेयर भी जनरली यही होती है, मस्कुलर। तो यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन रिलैक्स, और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। अगर इसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि तो यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पुश करते हैं आउटसाइड किसको, डेवलप फीटस को बाहर फेंकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यही मायोमेट्रियम है जो, देखो, यूट्रस का ही एक्सटेंशन फैलोपियन ट्यूब है। तो जो हिस्टोलॉजी यूट्रस की है वही हिस्टोलॉजी फैलोपियन ट्यूब की भी है। अगर मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, तो सेम वो मायोमेट्रियम ही तो है एक तरीके का, बस थोड़ा थिन है इन द केस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हिस्टोलॉजी तो वही चलेगी। तो मायोमेट्रियम के अंदर वही मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। और एक फंक्शन तो मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में, वापस सुनिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रेजेंस में पुश कर रही है फीटस को आउटसाइड। और दूसरा मैंने बताया था कि सीमन में होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उस प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रेजेंस में हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक अगेन वेव जनरेट करती है, जिसे स्पर्म एस्पायर होता है। आ रही बात समझ में? तो एक तो स्पर्म के एस्पायरेशन के लिए वेव जनरेट करती है, और दूसरा फीटस को पुश करने के लिए फोर्स जनरेट करती है, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है। तो ये फंक्शन हो गया मायोमेट्रियम का। सवाल आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वो लेयर है जहां पे जो ब्लास्टुला है वो इम्प्लांट होगा। इसका मतलब कि इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं एंडोमेट्रियम के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अगर आपको बताऊं, तो जो एंडोमेट्रियम है, ये देखिए इस डायग्राम में, इसमें दो मेजर लेयर्स हैं। एक है फंक्शनैलिस, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम फंक्शनैलिस, एंड दूसरा है बेसालिस, एंडोमेट्रियम बेसालिस। जो फंक्शनैलिस है एक्चुअली इम्प्लांटेशन स्टार्टिंग में उसमें हो रहा है, ठीक। खैर जब ब्लास्टुला आके जुड़ेगा तो फंक्शनैलिस से जुड़ेगा, और उसके बाद तो वो आके जड़ जाता है, एम्बेड जाता है, तो पूरे एंडोमेट्रियम और पार्शियल मायोमेट्रियम तक भी घुस जाता है। तो वो तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बाहर की लेयर है वो फंक्शनैलिस है। अब ये जो फंक्शनैलिस है, ये एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ऑफकोर्स, प्यूबर्टी का मतलब यही है, खैर आफ्टर प्यूबर्टी ये जो एंडोमेट्रियम है ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। भाई एवरी मंथ एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होती है, वापस बनती है, थिक होती है, फिर डीजेनरेट होती है, फिर वापस बनती है, फिर थिक होती है, फिर डीजेनरेट होती है। तो एवरी मंथ ये एक साइकिल चलती है। एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुई, से साइकिल शुरू हुई, फिर एंडोमेट्रियम बनी, एंडोमेट्रियम थिक हुई, फिर एंडोमेट्रियम डिग्रेड होना शुरू हुई, वहां पे साइकिल क्या हो गई, खत्म हो गई। तो एंडोमेट्रियम डिग्रेड होने से शुरू होकर फिर एंडोमेट्रियम डिग्रेड होने के शुरू होने तक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोली जाती है। और ये क्यों तैयार होती है हर एवरी मंथ? क्योंकि इसी के दौरान जब ये एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो रही है और नहीं बन रही है, इसी के दौरान एग भी बनता है, स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो भी डिग्रेड हो जाता है। और एग का डिग्रेड होना इज रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम का डिग्रेड होना। अगर एग डिग्रेड हो जाएगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाएगी। और अगर एग डिग्रेड नहीं हुआ, फर्टिलाइज हो गया, तो फिर एंडोमेट्रियम डिग्रेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब उसको तैयार रहना है, ठीक रहना है इम्प्लांटेशन के लिए। अब एंडोमेट्रियम को कैसे पता चल जाता है कि एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, डिग्रेड होना है या नहीं होना है, ये सारी जो बातें हैं ये हम करेंगे बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में। इन सब में हार्मोन का रोल है। तो
यही सारी बातें हैं, यही सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो दैट वाज अबाउट द एंडोमेट्रियम। और अगर आप वापस से एक आपको चीज बताता हूँ, एंडोमेट्रियम पूरी डिग्रेड नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर है, बुक्स में नहीं गिवन है, तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि जो डिग्रेड होता है वो फंक्शनलिस वाला पार्ट है, बेसालिस वाला पार्ट रहता है, तभी वो रीजनरेट कर पाता है। अगर सारा का सारा एंडोमेट्रियम डिग्रेड कर जाएगा तो भाई मसल सेल है नीचे, वो तो फंडा डिफरेंशिएट होकर एपिथेलिया बनाएगा, वो तो बनाएगा नहीं ना। तो मतलब एंडोमेट्रियम पूरा डिग्रेड नहीं होता, सिर्फ फंक्शनलिस वाला पार्ट हर बार डिग्रेड होता है, बेसालिस वाला पार्ट रहता है और वो वापस से बचा हुआ फंक्शनलिस वाला पार्ट बनाता है। तो फंक्शनलिस टेम्पररी है, बेसालिस कहीं ना कहीं परमानेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट द एंडोमेट्रियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर इसका फंक्शन क्या होता है बेसालिस का? बेटा बेसालिस का फंक्शन आप आगे समझोगे, जो पूरे एंडोमेट्रियम का है, इम्प्लांटेशन, भाई अटैचमेंट तो पूरे एंडोमेट्रियम में हो रहा है ना, वास्कुला का एम्बेड अगर जो हो रहा है, तो वो सारा जो फंक्शन एंडोमेट्रियम वो बेसालिस का, ठीक है ना। ओके सर। तो ये तो फंक्शन हुआ एंडोमेट्रियम का। मायो का भी बता दिया मैंने आपको। आप पूछेंगे पेरीमेट्रियम का क्या फंक्शन है, वो कवरिंग है, पेरीमेट्रियम इज कवरिंग। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर आप जो चीजें देखोगे, जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, वो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा लिगामेंट लिगामेंट वर्ड यूज किया गया है। पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे लिगामेंट का मतलब वो लिगामेंट नहीं है जो बोन को बोन से जोड़ रहा है। यहाँ पे लिगामेंट का मतलब कहीं ना कहीं पर एक सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे आपको मैंने लिवर में पढ़ाया था, ठीक है ना। लिवर में अगर आपको याद होगा तो लिवर के जो दो लोब्स थे, ठीक है ना, वो फाल्सीपारम लिगामेंट के साथ क्या थे, अटैच थे, ठीक है ना। तो वैसे ही बताया था मैंने आपको कि लिगामेंट का मतलब कोलेजन फाइबर्स का नेटवर्क भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा हो। तो वहीं पर यहाँ पर लिगामेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है वो है ब्रॉड लिगामेंट। अब ब्रॉड लिगामेंट किस तरीके की चीज है ना, आप समझिएगा जरा इसको। मैंने आपको बताया कि आपकी अगर पूरी बॉडी को लिया जाए और पूरी बॉडी को खोखला कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब एक पर्सन है, उसकी पूरी बॉडी को खोखला कर दिया, तो आपको पूरी बॉडी में खाली स्पेस नजर आएगा। उस खाली स्पेस की जो लाइनिंग है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, आपको पता है। इस पेरिटोनियम का जो एपिथीलिया है उसको हम मीजोथीलिया बोलते हैं, ये भी आपको पता है। अब ये मीजोथीलिया जो है ना, ये फोल्ड होता है, मतलब कि आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन की बॉडी का स्पेस है, अंदर का खाली डब्बा। अब ये अंदर फोल्ड होगा, फोल्डिंग होगी इसकी, और इसकी फोल्डिंग क्या कर रही है, हर एक ऑर्गन को कवर कर रही है। मतलब मान लीजिए लेट्स से ये हार्ट है, ठीक है ना, लेट्स से हार्ट है, और इस हार्ट को ना ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, इसको अटैच करना जरूरी है। तो ये आया एपिथेलिया, इसने अपने अंदर क्या कर लिया, इसे अटैच कर लिया, ठीक है। और लेट्स से किडनी है ना, अब किडनी को भी ऐसे थोड़ा हवा में लटका के छोड़ेंगे, तो सपोर्ट देने के लिए बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में एपिथेलिया है, उसके फोल्ड है, उसने इसे क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया। तो हर ऑर्गन को ये जो एपिथेलिया है ये सपोर्ट देता है। और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसी को हम बोल रहे हैं ब्रॉड लिगामेंट। इट इज एक्चुअली द मीजोथीलिया। क्लियर है पॉइंट। तो मीजो वर्ड मीजोथीलिया के लिए है, इट इज द एपिथेलिया ऑफ द पेरिटोनियम, ये समझ लो। और ये ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए, ठीक। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हर जगह ऐसा नाम क्यों है। अब ये तीन तरीके का है। पहला है मीजोब्रियम, दूसरा है मीजोसाल्पिंक्स, तीसरा है मीजोमेट्रियम। वेरी सिंपल। अब समझिए जरा, जो मेट्रियम यानी यूट्रस को सपोर्ट दे रहा है वो मीजोथीलिया, जो यूट्रस को सपोर्ट दे रहा है तब उसको हम बोल देते हैं मीजोमेट्रियम। वही मीजोथीलिया जब ओवरी को सपोर्ट दे रहा है तो उसको हमने बोल दिया मीजोओवरियम। और जब ही वो फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट दे रहा है तो हमने उसको क्या बोल दिया, मीजोसाल्पिंक्स। ये सब कुछ है तो ब्रॉड लिगामेंट ही, ब्रॉड लिगामेंट का जनरल टर्म है, तो ये ब्रॉड लिगामेंट ही, लेकिन है ये मीजोथीलिया ही, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए डिपेंडिंग वो किस किस चीजों को क्या कर रहा है,
कवर कर रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो आई सपोज ये बात क्लियर है, तो आपको वो ब्रॉड लिगामेंट नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस इतना याद रखिए कि ब्रॉड लिगामेंट कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा लिगामेंट है, ठीक, जो कि कवर करता है किसको, कवर करता है किसको, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को। जहां यूट्रस को मीजोमेट्रियम, ओवरी को मीजोओवरियम और फैलोपियन ट्यूब को मीजोसाल्पिंक्स। So that is all about the broad ligament. अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ जी सर, ये सैल्पिंक्स फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है? हाँ, साल्पिंक्स एक्चुअली ट्यूब को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मीजोसाल्पिंक्स। ओके सर और मीजोमेट्रियम किसको कवर कर रहा है? नाम के आगे क्या लिखा हुआ उसका? मीजो आगे, आगे क्या है? मैट्रियम। तो किसको कवर करेगा? मैट्रियम मैट्रियम क्या है? यूट्रस। मिल गया आंसर? ओके यस सर। हाँ, तो मुझसे सवाल करने से पहले अगर तुम एक बार खुद से सवाल करोगे ना सब लोग, ठीक है, तो तुम्हें आधे आंसर तो यूं ही मिल जाएंगे। मैंने भी थोड़ा तुम्हें आंसर बताया, मैंने तुमसे सवाल किया, ये सवाल तुम खुद से भी कर लिया करो पहले। चलो कोई बात नहीं, कोई डाउट आते वापस से पूछ लेना। अच्छा, मैं बता रहा था एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, ये हो गई ओवरी। सर अब ओवरी थोड़ी ना हवा में लटकी होगी, हवा में तो एक्सक्यूज लटकी मी नहीं सर। होती। हाँ सर बोल तो आरुषि। मतलब हाँ गरिमा। तो मतलब आउटर मोस्ट लेयर जो है यूट्रस की वो मीजोमेट्रियम ही रहेगी। ओके सर। मीजोमेट्रियम है, यस। लेयर नहीं बोल सकते। अब देखो, हाँ बोल दो, चलो लेयर बोल सकते हैं। मतलब कि अगर ऑर्डर आता है पूछने के लिए तो आप ऐसे बोलोगे एंडो, मायो, एंडो, मायो, पेरी और मीजो। तो स्टूडेंट ना गड़बड़ करते हैं, है ना, क्योंकि उनको मीजो का मतलब मिडिल पता होता है। तो जल्दबाजी होती है, नीट में टेंशन हो रही होती है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिजिक्स भी करनी है और केमिस्ट्री भी करनी है। अब इस पागलपंती के अंदर वो कराते हैं, अच्छा ठीक है मिल गया एंडो, मीजो, पेरी, भाई सीधा ऑर्डर है ना, एंडो, मीजो, पेरी, कराते हैं गड़बड़। तो याद रखना बीच वाला मीजो नहीं है, हालांकि मीजो का मतलब बीच में होता है, लेकिन यहाँ मतलब बीच में नहीं है मीजो मेट्रियम। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? एंडो, मायो, फिर पेरी और फिर मीजो। मीजो लास्ट वाला है, समझ गए? ये ध्यान रखना इस बात को। खैर, और मैं आपको उतनी ही चीजें बता सकता हूँ जितनी गलतियां स्टूडेंट आज तक करके आए हैं और आके मुझे बताया सर मैं ये गलती करके आया हूँ, तो मैं आपको उतनी गलतियां बता सकता हूँ या जितनी मेरे दिमाग में आई कि स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पे जा सकता है, यहाँ गड़बड़ कर सकता है, मैं आपको वही बता सकता हूँ। अगर आप कुछ नई गलती करने जाओगे, एकदम एकदम ब्रांड न्यू गलती, तो उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। तो अब और उसको कम करने का यही तरीका है, ये सोचो कि मैं क्या क्या गलतियां कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां हों, ताकि नंबर ऑफ मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएं। जितनी ज़्यादा गलतियां प्रैक्टिस में कर लोगे उतनी कम गलतियां बचेंगी एग्जाम में करने के लिए। खैर, तो ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए आगे बढ़ते हैं, सीधा टॉपिक की ज्ञान की बात करते हैं। ओवरी जो है वो हवा में नहीं लटकी होगी, पहली चीज़। वो अगेन अटैच होगी दो जगह से अटैच होगी, एक यूट्रस से अलॉन्ग अगेन फाइबर से, लिगामेंट से, और एक ये ऊपर से कहाँ से, पेल्विक रीजन से, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर से लटका रहा है ओवरी को, उसको बोल दिया सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि वो सस्पेंड कर रहा है ओवरी को, ऊपर से सस्पेंड हो रही है ओवरी, सस्पेंड समझता ना, लटकाया हुआ। और ये नीचे वाला है, इसको हम सिंपली ओवरियन लिगामेंट बोल देते हैं, जो इसे यूट्रस से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो दो लिगामेंट से ओवरी अटैच रहती है ऑफकोर्स, एक यूट्रस को की तरफ और एक ऊपर वहां से लटकी हुई, कहाँ से, पेल्विक रीजन से, सस्पेंसरी एंड ओवरियन लिगामेंट। और तीसरा तो मैंने बता ही दिया, जिसको कवर कर रहा है पूरा का पूरा, दैट इज मीजोओवरियम। इतना ही है, इतना ही ध्यान में रखना है बस। इतना ध्यान में रहेगा तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, आपके लिए काफी है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आई सपोज सारी चीजें क्लियर है। एक आखिरी लेबलिंग बता रहा हूँ, फंडस। अब ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। राघव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? सर नहीं पता।
किसको पता है एक जना नाम के साथ, मतलब अपने नाम के साथ बताना। तो दक्ष हाँ दक्ष। सर, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक। कार्डियक कौन सा होता है, पाइलोरिक कौन सा होता है और फंडिक कौन सा होता है? तो जो सर सबसे ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर की साइड वो फंडस होता है, और जो ऊपर ईसोफेगस से ऊपर खुलते मतलब ही, क्या? मतलब ईसोफेगस से जहाँ हाँ हाँ खुलता है वो बिल्कुल। कार्डियक है, वो कार्डियक है। उसके अच्छा कार्डियक के जो, ये सही बताया। हाँ, तो हाँ। उसके कार्डियक के जो ऊपर पड़ेगा वो फंडस, और सबसे और नीचे जहाँ जो पाइलोरिक। इंटेस्टाइन के लिए खुलता है, जो इंटेस्टाइन के लिए पाइलोरिक खुलता है वो कौन पाइलोरिक सा है? पाइलोरिक। पाइलोरिक। और सबसे चौड़ा और मोटा वाला कौन सा है? सर बॉडी। नहीं नहीं, फंडस है ना। अच्छा एक अच्छा, कार्डियक हो हाँ। गया, जो जो इस वजह से खुल रहा है, एक पाइलोरिक हो गया जो नीचे खुल रहा है, और ऊपर वाला जो क्या है फंडस है या फंडिक है। फंडस। और जितने लोगों को ये स्टमक के 3 पार्ट याद नहीं थे ना, जिनको 11th इतना भी रिवाइज नहीं है और वो आ गए हैं 12th के अंदर कि आओ हम नीट निकालेंगे, ठीक है, वो सब थोड़ा सा पानी ले हाथों में और अपने आंखों पे छींटे मारे, क्योंकि वो सो रहे हैं, और जाग जाएं नींद से। तो 3 पार्ट से, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। अब वहां भी फंडिक वर्ड हमने कहाँ यूज किया? जो मोटा ऊपर टॉप पे गुंबद सा बना हुआ स्ट्रक्चर, उसको हमने फंडिक बोल दिया, फंडस है ना, फंडस ही बोलते हैं। तो वैसे ही ये भी जो ऊपर वाला रीजन है, ब्रॉड है, बड़ा सा है, राउंड है, इसको हमने क्या बोला? द फंडस। तो इसको हम, अब वो क्या है, वो गैस्ट्रिक फंडस है ना। ये क्या है? दिस इज यूट्राइन फंडस। ठीक है, तो टर्म फंडस है, बट आप इसे डिफरेंशिएट करने के लिए गैस्ट्रिक फंडस या यूट्राइन फंडस नाम से कह सकते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा ये डायग्राम का। ठीक है, इतना ही आपको इस डायग्राम में क्लियर होना चाहिए। खैर आगे बात करते हैं। आगे ये नेक्स्ट डायग्राम है मेरे पास, ये मैंने आपको क्यों बताया, जब सब बता चुका हूं, मेरे को थोड़ा सर्विक्स डिस्कस करना है। सर्विक्स में ना देखिए 2 ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग है ये वाली जो ऊपर की तरफ है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल ओएस। ओएस मतलब ऑस्टियम ओपनिंग। और एक है एक्सटर्नल ओएस। तो इंटरनल ओएस खुल रहा है टुवर्ड्स द यूटरस, और एक्सटर्नल ओएस खुल रहा है टुवर्ड्स द वेजाइना। तो सर्विक्स की 2 ओपनिंग्स हैं। ठीक, और कोई मुझसे पूछा था फॉर्निक्स, तो ये वाला जो रीजन है, ये जो हिस्सा है, इसको हम फॉर्निक्स बुलाते हैं, जो जंक्शन है सर्विक्स एंड वेजाइना का। ठीक, अच्छा क्या है, तो 1-2 ओपनिंग्स है, इंटरनल ओएस टुवर्ड्स द यूट्रस, याद रखना, इंटरनल टुवर्ड्स यूट्रस, एक्सटर्नल टुवर्ड्स द वेजाइना। बस इतनी सी बात है, बाकी डायग्राम आपको क्लियर है, फैलोपिटिक यूट्रस हो गई। खैर नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। जो इतना देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों डायग्राम क्लियर है आपको? यस सर। है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझने के लिए हमें क्या समझना है? अच्छा, ये थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वही फैलोपियन ट्यूब है। देखिए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्पुला रीजन में होती है, ठीक है ना, धीरे धीरे डेवलप्ड एग जो है स्लोली ग्रेजुअली एक पूरे हफ्ते के अंदर 6 दिन कह रहा है ये, 6 से 7 दिन में यूट्रस तक पहुंचता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मूवमेंट है ये कैसे हो रहा है? देखो मूवमेंट में ना 2 चीजें हैं। एक तो एपिथेलिया में पूरा सिलिया है ना, ये सारा सिलिया है, कॉलुमनार सिलिएटेड एपिथेलिया। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन में। ये सिलिया बीट करेगा और ये एग आगे जाएगा। नहीं, दोबारा सुनो, आई एम सॉरी। सिलिया बीट करेगा और एग को डायरेक्शन देगा कि भाई चल आगे चल, चल आगे चल। लेकिन सिलिया तो उसे पीछे भी धकेल कर सकता है, मतलब सिलिया सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि उसको आगे की तरफ जाना है, लेकिन जो फोर्स है वो सिलिया नहीं प्रोवाइड कर रहा। जो लोकोमोशन का एक्चुअल फोर्स है वो आ रहा है बाय द नीचे की जो मसल्स हैं, वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धक्का दे रहा है एग को आगे की तरफ। ठीक है, अब धक्के में आगे ही मूव करना है, डायरेक्शन जो है वो काम कौन कर रहा है? सिलिया कर रहा है। तो बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब and the peristaltic movement of the fallopian tube, the egg moves from the
फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लियर? आगे बात करें। यस सर। ओके, अब जो हमें बात करना है, अब मैं आपको अब बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना, स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा, इवन हम मेमोरी ग्लैंड भी डिस्कस करेंगे। हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया। हाँ, ये सुन लो जरा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक और ऑर्गन है नोन एज मेमोरी ग्लैंड। अब उसका रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से वो स्टिमुलेट होता है एंड पोस्ट पार्चुरेशन उसका इंपॉर्टेंट रोल है इन द फीडिंग। तो हम उसको फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर ही पढ़ाते हैं और उसको पार्ट समझते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आप लोग की आवाज एकदम धीरे हो जाती है, जैसे एक बीच में कॉल की डिस्टर्बेंस आती है ना, वैसे माइक वॉइस बिकम्स। बेटा 2 मिनट रुको, आ रहे हैं सर। ओके, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी अब? यस सर। वापस वहीं Yes, पे sir. कंटिन्यू करते हैं जहाँ आप पढ़ा रहे थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था आई सपोज कि क्या चल रहा है फैलोपियन ट्यूब में। अगला जो हमको Excuse me, समझना sir? है ना। हाँ मन, बोलो भाई। सर एक और बार बताना, आपने क्या बताया था? सिलेरी मूवमेंट तो सिर्फ उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है एग की। सर उसको डायरेक्शन के लिए आपने क्या बताया था? मैंने बोला सिलिया बता, जैसे आपके लंग्स कह रहा हूँ, आपके नेजल चैम्बर में सिलिया है, उसका काम क्या है? धक्का देकर उसको फेल्गम को या म्यूकस को उठा के बक्कल कैविटी में लेके आना। तो सिमिलरली सिलिया यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है बीट करके कि भाई तू आगे की तरफ जा, चल आगे पहुंच। और जो फोर्स है थोड़ा सा वो लगाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी है, जैसे कि जो फैलोपियन ट्यूब के मसल्स की मूवमेंट है। ठीक है मन। सर और फिम्ब्रे की भी आपने बताया था सक्शन फोर्स उससे भी लगती है। तो बेटा वो भी तो फैलोपियन ट्यूब ही तो है, वहां पे उसका फंक्शन
एग को कैप्चर करना है, यहाँ फंक्शन आगे यूट्रस में लेके जाना है। बात काम तो एक ही हो रहा है अलग अलग टाइम पे। ओके सर, समझ गया सर। वेरी गुड, समझदार बच्चे तुम। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आगे हम ना, मैं कह रहा था वल्वा का स्ट्रक्चर, वेजाइना का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें बातें ना हम बाद में करेंगे। अभी हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ओवरी इज अ वेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें ना एक और चीज़ है, मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स हालांकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, लेकिन जो मेमरी ग्लैंड है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इन रिप्रोडक्शन। फिर फीडिंग में रोल है, फिर जो हॉर्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो भी वहां पर जाके उसके रिसेप्टर्स भी है उसके पास। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हम उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं हम oogenesis के ऊपर। oogenesis की बात करने जा रहे हैं। और oogenesis आपको समझाने के लिए ना मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि oogenesis कुछ नहीं बल्कि मियोसिस है। मतलब जैसे सिंपल मियोसिस होता है वैसा ही मियोसिस है, बस आप ये समझ लीजिए कि रुक रुक के हो रहा है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंटिन्यूस होता है ना, oogenesis रुक रुक के होता है। आइए आपको समझाता हूँ। होता कुछ ऐसा है कि लेट से ये एक ओवरी है, इस ओवरी के अंदर फीटस के स्टेज पे ही, मैंने क्या बोला, फीटस मतलब अभी पैदा नहीं हुआ है बेबी, फीटस ही है। मिलियंस मतलब करीब करीब 2 मिलियन एग्स जो हैं वो इसमें होते हैं। 2 मिलियन, 2 × 10⁶ है ना, मिलियन। ओके, इतने एग्स होते हैं। अब ये सारे एग्स जो हैं ये इनिशियली इनको बोलते जिनसे ये बने हैं ये ऊगोनिया है ना। ये मतलब आप कह सकते हो कि 2 मिलियन ऊगोनिया है। ठीक, ये आए कहाँ से, वही फीटल लिवर से, सॉरी योक सैक से, ना फीटल, योक सैक से। तो जैसे योक सैक से ही स्पर्मेटोगोनिया आते हैं टेस्टिस में, वैसे ही जो स्टार्टिंग होती है इनकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्टिंग होती है। जैसे पहले बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्टिंग होती है और वो ओवरी में आके ऊगोनिया बन जाते हैं। अब ये 2 मिलियन है कब, जब फीटस है, फीटस में, है ना। अब स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि ये फॉलिकल है, क्योंकि ये एग है, अब ये एग अपना डिवीजन शुरू करेगा। अब एग अपना डिवीजन कैसे शुरू करता है, वही जो मेल में हो रहा है कि भाई एक ऊगोनिया है, ठीक है, ये गोनिया एक ऊगोनिया ने कहा कि चलो मैं डिवीजन शुरू करता हूँ। ये सारे के सारे अपना डिवीजन शुरू करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्लोली ग्रेजुअली, है ना। ये डेवलपमेंट शुरू होते हैं अपना, इनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte। तो ये कन्वर्ट हो गए किसमें, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए। ऊगोनिया में को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी oocyte। इसने मियोसिस क्या कर दिया, शुरू। अब शुरू किया इसने मियोसिस, प्रोफेस में पहुंचा, ठीक है। अब फिर से मैं रुकूंगा, मुझे कृतिका बताएगी कि मियोसिस के प्रोफेस 1 में कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। कृतिका। यस सर। हाँ, मियोसिस के 1 के प्रोफेस में कौन कौन सी स्टेज होती है। सर ऑर्डर वाइज तो याद नहीं है, बट लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और लास्ट डाइकाइनेसिस। पहली कौन सी होती है, सॉरी सर, पहली कौन सी होती है। पहली कौन सी है, सर लैप्टोटिन। रहसन, रहसन आवाज आ रही है, नहीं आ रही। जिया। सर लैप्टोटिन होती है। फिर
सर सीक्वेंस में बोला है कृतिका ने, लेप्टोटीन, फिर ज़ाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और उसके बाद डाइकाइनेसिस। पक्का? यस सर। ठीक है, तो आप दोनों की बात मान लेते हैं, सही बोल रहे हैं आप लोग। तो लेप्टोटीन होती है, ठीक है, वो हो जाती है। फिर उसके बाद जाइगोटिन होती है, वो हो जाती है। पैकाइटिन होती है, क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर करते हो जाता है। पैकेटिंग के बाद डिप्लोटीन होती है। डिप्लोटीन सर सर आपकी आवाज कट रही है। में ये सारे प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब रुक गई। तो क्या oogenesis स्टार्ट हुई? हाँ हुई, लेकिन क्या कंप्लीट हुई? नहीं, रुक गई। ओके, लास्ट का सुना आप लोगों ने? क्लियर? जो मेरी आवाज आई हो, आप लोगों ने लास्ट का सुना? सर प्रोफेस 1 के बारे में बताया था आपने बस। हाँ सर लास्ट आपने तो खत्म किया था अब सर, मेरी आवाज प्रोफेस क्लियर आ 1 रही के है? बाद। सब लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए। क्लियर आ रही है तो? मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब? यस सर। यस हाँ, सर। तो एक्चुअली होता ही है कि आप लोग दो लोग इकट्ठे माइक ऑन हो जाते हैं ना, फिर वो इशू हो जाता है। तो यह ध्यान रखिए कि आपकी बात खत्म हो जाए तो आप माइक ऑफ कर दें। तो एक टाइम पे या एक मेरा माइक और एक किसी दूसरे का माइक, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वही ऑन रहे। चलिए वापस शुरू करें। यस सर। ओके, तो मैं वही कह रहा था आप लोगों से कि हाँ, oogenesis की बात ही कर रहा था कि oogenesis जो है उसकी जो शुरुआत है, ठीक है, वो हो जाती है किसके अंदर? इसके अंदर oogenesis की शुरुआत हो जाती है मतलब कि एट द फीटल स्टेज ओनली। लेकिन क्या वो कंप्लीट हुई? नहीं, वो प्रोफेज के अंदर क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। मतलब कि प्रोफेज की कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो गई? डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। तो सारे के सारे प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो गए, डिप्लोटीन की स्टेज में आगे कंटिन्यू नहीं करे। तो कोई आपसे पूछता है कि oogenesis स्टार्ट कब होती है, आप बोलोगे फीटल स्टेज पे। खत्म कब होती है? तो वो प्यूबर्टी के बाद। तो ये अरेस्ट क्यों हो गए? क्योंकि अगर ये अरेस्ट नहीं होते, अगर ये डेवलप करते रहते तो क्या होता भाई? सेकेंडरी oocyte बनता, एग डेवलप हो जाता। एग डेवलप हो जाता और वो तो फीटस है, शी इज नॉट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर इनफ, तो वो तो वेस्टेज ऑफ एग है। तो हम एग वेस्ट नहीं करना चाह रहे उस तरीके से, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया है कि हाँ ठीक है, जब टाइम आएगा व्हेन यू विल बी सेक्सुअली मैच्योर इनफ, तब ये oogenesis क्या होगा? वापस से शुरुआत होगी इसकी। तो अब जो हम oogenesis पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, वो हम पढ़ते जब पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं तो हम पूरा का पूरा oogenesis फीटस से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं। बट ये याद रखें कि इसमें गैप जो है 13 ईयर्स का गैप है, ठीक है ना? कि ये 13 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली अरेस्टेड रहते हैं एग्स, और ऑफकोर्स उससे ज़्यादा भी अरेस्टेड होंगे क्योंकि सब लोग अरेस्ट एक ही टाइम पे हुए हैं स्लोली ग्रेजुअली। और लेकिन सारे जो हैं वो डेवलप अलग अलग एवरी मंथ अलग अलग एज पे करेंगे, तो ये सब में गैप डिफरेंट रहेगा अरेस्टिंग का। खैर उसको छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं। तो मतलब ये है कि oogenesis में सर जो हाँ सर तो जब वो डिप्लोटीन में अरेस्ट होगा तब उसे प्राइमरी oocyte कहेंगे हम? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा देखो, हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब कहा था आयुषी? सर जब उसमें मियोसिस 1 हो गई थी। हाँ, यही तो तुमने पढ़ा ही नहीं तुमने ढंग से। कब कहा था मैंने? जो प्राइमरी साइट का स्पर्मेटोसाइट कब कहा गया था स्पर्मेटोगोनिया को? कौन बताएगा? फर्स्ट सर मायोटिक डिवीजन के बाद। सर बहुत ही बढ़िया। मियोसिस फर्स्ट से पहले
जब स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट हो गया तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। हाँ एग्जैक्टली ठीक है आयुषी, गरिमा सही बोल रही है। जब वो रेडी हो गया था ना कि देखो मैं करूंगा मियोसिस, ठीक है, तब उसको बोला हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस 1 हो गया तो हमने उसको बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब मियोसिस 2 हो गया तो मैंने उसको बोला स्पर्मेटिड। तो प्राइमरी oocyte वो है जिसने कहा कि मैं करूंगा मियोसिस, वो वाला oogonia है। क्लियर आयुषी? तो अरेस्टेड प्राइमरी oocyte ही है। ठीक, ओके। तो वही है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये अब इस डायग्राम में अरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में सीधा दिखा दिया कि भाई प्राइमरी oocyte जो है वो वो बन गया पूरा का पूरा। तो मैं एक बता रहा हूँ ये अरेस्टेड है। ठीक, अब ये डेवलप करना शुरू कब करेगा? अब जैसे प्यूबर्टी आएगा, 13 ईयर्स ऑफ एज आएगी, तो एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड SHH। कहाँ से आए हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करते हैं? गोनाड्स को, इसलिए क्या बुलाते हैं उनको? गोनाडोट्रोफिन्स। तो ये जो गोनाडोट्रोफिन्स है इनका अमाउंट बहुत ही हाई हो जाएगा। कब? प्यूबर्टी में। अब प्यूबर्टी में इनके स्टिमुलेशन में, मतलब इनके इंक्रीज होने की वजह से ये अरेस्ट खत्म होगा और प्राइमरी oocyte अपना डिप्लोटीन पूरा करेगा। डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस पूरा करेगा, प्रोफेज पूरा करेगा, मेटाफेज पूरा करेगा, एनाफेज 1 पूरा करेगा, टीलोफेज 1 पूरा करेगा, और टीलोफेज 1 पूरा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें से एक को मैं बोलूंगा सेकेंडरी oocyte और एक को बोलूंगा मैं पोलर बॉडी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर oogenesis में देयर इज एन इक्वल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सो देयर इज बराबर कैरियोकाइनेसिस, मगर साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल। एक जिसको मैं सेकेंडरी oocyte कह रहा हूं वो सारा साइटोप्लाज्म ले जाएगा, और जो पोलर बॉडी जिसको कह रहा हूं उसके पास इतना ही साइटोप्लाज्म बचेगा जिसमें सारे क्रोमोसोम इकट्ठे होकर आ सके, नाम मात्र साइटोप्लाज्म। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एग को डेवलप करना है कुछ देर तक अपने ही बलबूते पे, करीब 7 दिन। जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक एग को अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना है। नाउ कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पर्म है वह स्पर्म बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं लेके आ रहा। अगर आपको याद होगा तो हमने स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाते वक्त ही काफी सारा साइटोप्लाज्म खत्म कर दिया था, बेकार कर दिया था, हटा दिया था ताकि वो हल्का होने लगे। तो उसके हल्का होने पे हमने कॉम्प्रोमाइज किसके साथ किया? हमने कॉम्प्रोमाइज किया साइटोप्लाज्म के साथ, कॉम्प्रोमाइज किया हमने। अब वही जो साइटोप्लाज्म हमने स्पर्म में छोड़ दिया था उसके हिस्से का साइटोप्लाज्म हमें चाहिए। तो एग ने डिवीजन अगर नॉर्मल इक्वल होती तो आधा साइटोप्लाज्म वेस्ट हो जाता, क्योंकि एग हमें 4 नहीं बनाने हैं, एग हमें 1 ही बनाना है। इसीलिए सारा साइटोप्लाज्म एक ही सेल इकट्ठा रख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल है, वो जरूरी है। कैरियोकाइनेसिस भी नहीं करोगे तो फिर तो वही एग 2n रह जाएगा, और 2n एक से एक स्पर्म आगे फर्टिलाइज करेगा तो फिर वो हो जाएगा, ट्रिप्लॉइडी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे प्लांट में एंडोस्पर्म बन जाता है ना, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने कैरियोकाइनेसिस तो पूरा किया, लेकिन साइटोप्लाज्म बचाने के लिए साइटोकाइनेसिस अनइक्वल किया। तो मियोसिस 1 इज अनइक्वल इन द केस ऑफ oogenesis। ये भी डिफरेंस है, मतलब अक्सर तो बहुत डिफरेंस है लिखने को आया तो आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो खैर आएगा नहीं, वैसे पूछेंगे क्योंकि आजकल इतने बड़े क्वेश्चन पूछना उन्होंने बंद कर दिए। अब आगे और इंटरेस्टिंग है, आगे कहानियां खत्म नहीं होती। सेकेंडरी oocyte, अब आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी oocyte के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे और पोलर बॉडी के पास 23 होंगे, और प्राइमरी oocyte के पास पूरे 46 थे। ठीक, अच्छा, अब इसमें वो XX वाला हिसाब नहीं है क्योंकि दोनों ही X होते हैं, तो हर एग और पोलर बॉडी दोनों के पास X क्रोमोसोम ही होगा, एक। अब सेकेंडरी oocyte करेगा मियोसिस 2। अब यही सारी कहानी, सेकेंडरी oocyte भी अपना मियोसिस 2 करना शुरू करता है, प्रोफेज 2 करता है, मेटाफेज 2 करता नहीं है।
रुक जाता है। तो अब ये मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर एग को बनना है तो बन किसके लिए रहा है? एग स्पर्म के लिए बन रहा है। तो मान लीजिए अगर स्पर्म नहीं आ रहा तो फिर एग का इतना डेवलपमेंट करना, इतनी मेहनत करना, एनाफेज में जाओ, टीलोफेज में जाओ, उसके बाद स्पर्म ना आए तो मर जाओ, सारी एनर्जी वेस्ट। तो इसलिए वो मेटाफेज में रुक जाता है कि मैं मेटाफेज में रुकता हूँ, ठीक है। स्पर्म अगर आएगा तो मेहनत करेंगे, मेटाफेज से एनाफेज में भी आएंगे, टीलोफेज में भी आएंगे, है ना, डेवलप भी करेंगे। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो मैं क्यों मेहनत करूं? इसलिए वो मेटाफेज में रुक जाता है, ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है, जो रुका हुआ है मेटाफेज में, यही है वो एग जो फिम्ब्रे पकड़ता है और यहाँ पर लेकर आता है। ये तो जो पकड़ के साथ में यहाँ पे रखा गया है वो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। वो मैच्योर ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है जो स्पर्म का वेट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो oogenesis अभी पूरी नहीं हुई है। अब जब स्पर्म आएगा और आके एग को हेलो बोलेगा, ठीक है, तब जाके रिलीज होगा एग के अंदर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब वो वाले एंजाइम्स जो अल्टीमेटली मेटाफेज से एनाफेज लेके जाएंगे, एनाफेज से फिर टीलोफेज आएगी और फिर जाके होगा साइटोकाइनेसिस और रिलीज होगी एक और पोलर बॉडी और बनेगा मैच्योर ओवम। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? मतलब अरेस्ट दो हैं। पहला अरेस्ट फीटस के टाइम पे जो खत्म होगा प्यूबर्टी आने के बाद, दूसरा अरेस्ट प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, और खत्म होगा स्पर्म के आने पे। खैर मान लेते हैं अगर स्पर्म आ जाता है, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग, मान लेते हैं अगर स्पर्म आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये डायग्राम में गड़बड़ दिखाया थोड़ी सी आवाज ब्रेक होती है सर, तो हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो लास्ट क्या सुना आपने, वहां से कंटिन्यू कर देता हूँ। सर एक डाउट था सर। सर 2 टाइम पे अरेस्ट होता है। हाँ 2 टाइम पर अरेस्ट होता है। एक तो अरेस्ट हुआ ये फीटस के स्टेज पे, ठीक, और दूसरा अरेस्ट हुआ प्यूबर्टी के बाद, जब वो कंटिन्यू किया अपना डिवीजन। मतलब उस पहला अरेस्ट हुआ प्रोफेज 1 में और दूसरा अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में। मतलब पहला अरेस्ट मियोसिस 1 में, दूसरा अरेस्ट मियोसिस 2 में। कोई पूछे मियोसिस 1 में कहा तो प्रोफेज में, प्रोफेज में कहा तो डिप्लोटीन में, और दूसरा अरेस्ट मेटाफेज मियोसिस 2 में, किसमें? मेटाफेज में। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अगर बेटर बताऊं तो ये होना चाहिए, ये स्पर्म आया, उसके बाद ये डिवीजन क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ और बना एक मैच्योर ओवम, ठीक है, और साथ में बना सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो फिर से साइटोकाइनेसिस अधूरा हुआ। क्यों? जरूरी है, हमें साइटोप्लाज्म बचाना है। आ रही बात समझ में? सो दैट इज द पॉइंट, द वे oogenesis गोज ऑन। सिंपल मियोसिस है, बस 2 जगह अरेस्टेड है और अरेस्ट होने के और खुलने के रीजंस अलग अलग हैं। खुलने के रीजंस इंपॉर्टेंट है। पहला अरेस्ट खुलता है प्यूबर्टी आने पे, और दूसरा अरेस्ट मतलब कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग एंड हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा अरेस्ट खुलता है स्पर्म के आने पे। क्लियर? और अगर हम ये अरेस्ट भूल जाएं और इसे कंप्लीट एज अ प्रोसेस अगर हमें स्टडी करना हो, एग्जाम में तो ऐसे आएगा, तो आप इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं, oogoneum डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 जिसमें बना सेकेंडरी oocyte एंड अनइक्वल पोलर बॉडी, और फिर मियोसिस 2 उसमें बना मैच्योर ओवम एंड सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी। अब किसका क्या डाउट है वो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर स्पर्म नहीं आया तो सेकंड पोलर बॉडी भी नहीं बनेगी? नहीं, कुछ नहीं बनेगा। ओके सर। और सर फिर सेकेंडरी और oocyte ऐसे ही डिग्रेड हो जाएगा? यस। सर फिम्ब्रे जो सेकेंडरी oocyte को कैच करता है, उस टाइम पे ओवरी के अंदर जितने भी एग्स हैं वो सेकेंडरी oocyte के अरेस्टेड फेज में ही है? सेकेंडरी oocyte के क्या नहीं है? अरेस्टेड फेज में ही है वो। वो सारे के सारे बैठे हुए उसमें अरेस्टेड,
क्या नाम है, मतलब प्रोफेज सारे 1 में? सारे डेवलप हो चुके हैं, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, यही उनमें से एवरी मंथ एक जना बाहर निकलता है अपने मियोसिस 1 से और डिवाइड करना शुरू करता है। बाकी तब तक ठीक वो है, मियोसिस 1 भी कंप्लीट नहीं करते। बाकी सब अरेस्टेड रहते हैं वहीं पे, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्टेड रहेंगे। मतलब Okay. every time, in every month in menstrual cycle, what is happening is the egg is coming out of one of the primary oocyte. Actually one of the बोलना गलत है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि 4-5 जो होते हैं या 5-7 होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ज्यादा उसमें दिमाग में जाओगे तो आप बेसिक्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले जो जनरल बात है वो समझ लो। फिलहाल के लिए मान के चलो कि एक उनमें से एक अपना प्रोफेज 1 छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब बाकी वैसे ही हैं, वो फिर उनका नंबर जब आएगा तब आएगा, ठीक। यस सर। अच्छा एक बात मुझे और याद आई, 1 मिनट मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 2 मिलियन मैंने बताया था ना एग होते हैं एक ओवम में, ठीक है। अब होता ये है कि ये 2 मिलियन प्यूबर्टी के टाइम तक नहीं रहते, इनमें से काफी सारे जो एग्स है वो डिग्रेड कर जाते हैं, ठीक है ना। वो काफी सारे डिग्रेड कर जाते हैं और प्यूबर्टी आते आते तक 60,000 से 80,000 ही एग्स रहते हैं इन नीच ओवरी, और वो भी ज्यादा ही है क्योंकि मान लीजिए एक फीमेल इज ओव्यूलेटिंग फ्रॉम 13 to 45, तो अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स हुए, 32 ईयर्स ऑफ ओव्यूलेशन है ना। 32 ईयर्स में देयर आर 12 मंथ्स, तो 32 into 12 करीब 400-450 बार ओव्यूलेशन होना है। दैट्स इट, 450 बार ओव्यूलेशन हो रहा है, आपको 450 ही एग चाहिए, तो 60,000 से 80,000 भी काफी एक्स्ट्रा है। मतलब मेनोपॉज के बाद भी काफी सारे फॉलिकल्स, 40 के बाद भी काफी सारे फॉलिकल्स या एग्स बच जाते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे फिर बाद में डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? सर फर्स्ट पोलर बॉडी का या पोलर बॉडी का कोई फंक्शन होता है या वो डिग्रेड हो जाती है? फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी दोनों डिग्रेड हो जाती है बाद में, दोनों का टाइम डिग्रेडेशन अलग अलग है, लेकिन यस दोनों ही डिग्रेड हो जाती हैं। और फर्स्ट पोलर बॉडी पहले डिग्रेड होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बाद में डिग्रेड होती है। हालांकि किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं, वो मुझसे पूछता कि सर आपने सेकेंडरी उस साइड का तो मियोसिस करा के 2 सेल बना दिए, तो पोलर बॉडी भी तो एक सेल है, फर्स्ट पोलर बॉडी, उसको भी तो मियोसिस करना चाहिए, ठीक है। तो वही उसका आंसर होता है कि वो मियोसिस करने से पहले ही डिग्रेड हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में 2 पोलर बॉडी बनती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी मियोसिस किए बगैर ही डिग्रेड हो गई, मियोसिस 2 किए बगैर ही, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी हर ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं है। अगर आप डॉग, कैट, अदर एनिमल्स की बात करो तो वहाँ पे प्राइमरी पोलर बॉडी बाद में डिग्रेड होती है, मतलब वो भी मियोसिस करती है। मतलब वहां पर 3 पोलर बॉडी बनती हैं, एक प्राइमरी से जब मियोसिस हुई और 2 पोलर बॉडी बन गई, और एक जब मियोसिस 2 हुआ तो वो पोलर बॉडी बनी, वो अलग। तो 3 पोलर बॉडी और एक एग, ये 4 सेल बनने चाहिए ना मियोसिस से, चारों को हिसाब किताब देना चाहिए हमको। तो 3 हो गई पोलर बॉडी, 1 हो गया एग, ये नॉर्मल एनिमल्स में। ह्यूमंस के अंदर क्योंकि एक सेल ने मियोसिस 2 किया ही नहीं, तो पहले डिग्रेड हो गया, इसे टोटल 3 सेल की बात करते हैं, 2 पोलर बॉडी और एक एग। क्लियर है पॉइंट? यस सर। इसलिए आपको याद होगा जब आपने सेल मियोसिस के अंदर क्वेश्चंस किए थे, मैंने पढ़ाए थे कि आपसे पूछा था कि कितने मियोसिस चाहिए या कितने मियोसिस चाहिए एग बनाने के लिए, तो 4 स्पर्म बनाने के लिए एक मियोसिस चाहिए होता है, मतलब कि पूरा मियोसिस, लेकिन 4 एग बनाने के लिए 4 ही मियोसिस चाहिए होते हैं। आई सपोज नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी क्यों ऐसा है। चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे ये डायग्राम एनसीईआरटी जैसा ही है, एनसीईआरटी का तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी में बना है। अब ये बता रहा है कि चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि देखिए जो एग है ना, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है वो अकेला नहीं है। मतलब ये प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, जो एग है वो तो बेचारा इतना सा ही है, ये इतना सा हिस्सा यही है, इतना ही है एग, तो ये इतना सा हिस्सा एग है। बाकी उसके बाहर काफी सारे सेल्स हैं, है ना, बाकी ग्रुप है सेल का। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक्चुअली पूरे स्ट्रक्चर को ही मैं एग बोल सकता हूँ, जिसमें अंदर वाले को मैं प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte जो भी मैं उसको बोलना चाहूँ, जिस भी वो स्टेज में हो। मियोसिस 1 से पहले होगा तो प्राइमरी, मियोसिस 2 के बाद होगा तो सेकेंडरी oocyte, और इस पूरे बड़े सेल को मैं बोलता हूँ फॉलिकल।
ठीक है ना। तो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब जो एक्चुअल oocyte है या एक्चुअल जो oogonia है जो oocyte में कन्वर्ट हुआ है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स जो उसके साथ आकर अटैच हो गए हैं। तो जो अटैच हुए हैं आकर, वो मेनली उनको बोलते हैं हम फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो ये सारे जितने आप देख रहे हो ग्रीन में, येलो में, ये सारे क्या हैं? फॉलिकुलर सेल्स। तो अब होता क्या है, मैं आपको जरा एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हो कुछ नहीं रहा है कि देखिए ये एक नॉर्मल एग है, ठीक है। अब ये एग धीरे धीरे जब डेवलप करता है, इसको बना देते हैं प्रॉपर एग, ये न्यूक्लियस आ गया, ये एग हो गया, ठीक है। अब ये जो एग है, इसके अराउंड बहुत सारे जो सेल्स हैं जो कि ओवरी के एपिथेलियम से आए हैं, वो आकर इस पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ये वापस एग ही है, ठीक है, और इसके साथ अराउंड बहुत सारे सेल्स क्या हो गए? अटैच हो गए, और ये टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे एग डेवलप कर रहा है, ये जो सेल्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। सॉरी, ये एक लेयर आई, फिर 2 लेयर आई, 3 लेयर आई, 4 लेयर आई, सेल्स की लेयर आती जा रही है। तो इस तरीके से फॉलिकल डेवलप कर रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी oocyte एकदम अलग भूल जाओ फिलहाल। अभी जो फॉलिकल डेवलप कर रहा है, इसके भी अलग अलग नाम हैं। जो सिर्फ एक डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इस पर एक ही लेयर है, वो प्राइमरी फॉलिकल है। लेयर बहुत सारी हो गई तो वो सेकेंडरी फॉलिकल है। फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है कि ये एग है, इसकी जो लेयर्स हैं ये दूर दूर में लगती हैं। ये एक तो इसके पास हुई और बाकी ये इस तरीके से दूर दूर में लग गई, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसकी अपनी कवरिंग भी बन गई, उसको बोला हमने थीका। अंदर बनी तो थीका इंटरना, बाहर फाइब्रस बनी तो थीका एक्सटर्ना, और बीच में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर आ गया जिसको मैंने बोल दिया आंट्रम। आंट्रम या लिक्वर फॉलिक्यूली, लिक्वर मतलब लिक्विड फॉलिक्यूली, बस फॉलिकल सेल्स का लिक्विड जो बीच में आंट्रम है। देन देखो ये हो गया एग, ये हो गया आंट्रम, ये हो गए फॉलिकुलर सेल्स। वापस बना देता हूँ सब गड़बड़, जैसे कि दोबारा सुनिए, ये हो गया एग, ठीक, एग के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स जो थोड़ा दूर दूर हो चुके हैं, अब आपस में चिपक चुके हैं बहुत सारा, ठीक है। इनके बाहर एक लेयर थीका इंटरना, और इसके बाहर एक और लेयर थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना फाइब्रस है और थीका इंटरना सेक्रेटरी है, मतलब कुछ कुछ सेक्रेट कर रही है। जैसे क्या सेक्रेट कर रही है? सेक्रेट कर रही है सम हार्मोन लाइक इनिबिन, वो बताऊंगा मैं बाद में क्या काम करता है। और बीच में इनके द्वारा सेक्रेट किया गया फ्लूइड, येलो से बता रहा हूँ, दैट इज आंट्रम। ये डायग्राम टर्शरी फॉलिकल का, मतलब ये फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप कर गया, उसको मैंने बोला टर्शरी फॉलिकल। और इसके अंदर के oocyte को भी मैं प्राइमरी नहीं, वो क्या बोलता हूँ? सेकेंडरी oocyte। मतलब जो oocyte है वो क्या हो रहा है? प्राइमरी बनता जा रहा है, प्राइमरी से मियोसिस करता करता सेकेंडरी बनता जा रहा है, और मीनवाइल जो बाहर का फॉलिकल है वो भी डेवलप होता रह रहा है। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte बन गया, वो और डेवलप हुआ फॉलिकल बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। oocyte अभी भी प्राइमरी क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte। फिर बना टर्शरी फॉलिकल, मियोसिस 1 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, टर्शरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte। फिर धीरे से मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, रहा वो टर्शरी फॉलिकल, बन गया सेकेंडरी oocyte। तो एक तरफ फॉलिकल अपना डेवलपमेंट कर रहा है, एक तरफ अंदर का एग अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। तो टर्शरी फॉलिकल आते आते तक धीरे धीरे टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो यही होता है, वापस से दिखाता हूं मैं डायग्राम में, टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है टर्शरी फॉलिकल का डायग्राम, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेयर जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाहर वाली जो है वो थीका एक्सटर्ना है, देख सकते हैं आप, द पैरेट ग्रीन, ग्रीन वाली थीका इंटरना है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ग्रैनुलोसा सेल्स है जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोल सकते हैं।
फिर आंट्रम है, इस लिक्विड को हम आंट्रम बोलते हैं, ANTRAM, आंट्रम। और लिक्विड फॉलिकुली, मतलब फॉलिकुलस है जो लिक्विड से बनाया हुआ लिक्विड फॉलिकुली। अच्छा, इसके बाद क्यूमुलस उफेरस, कोरोना रेडिएटा, इनकी बात बाद में करेंगे, फिर इसकी बात बाद में करेंगे। ये 3 चीज़ों की बात बाद में करते हैं। अभी वरना आप कंफ्यूज जाओगे, तो इसको छोड़ दो अभी, और इसको जोना पैलेस्ट्रा को भी छोड़ दो, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास समझाने के लिए? हाँ, फिर ये oocyte है, और ये oocyte कौन सा है? सेकेंडरी oocyte। मुझे कैसे पता कि सेकेंडरी oocyte है? क्योंकि इसमें लेयर्स हैं। कौन सी? ये कोरोना रेडिएटा, जोना पैलेस्ट्रा, ये सब जो होती है ना, ये सेकेंडरी oocyte में होती हैं, ठीक। ये हिलॉक को भूल जाओ, ये कंफ्यूजिंग लेबलिंग है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि एक डेवलप फॉलिकल किस तरीके से नजर आता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको इन लेयर्स के बारे में बताता हूँ, कोरोना रेडिएटा और जोना पैलेस्ट्रा। एक्चुअली जो प्राइमरी oocyte होता है वो तो बड़ा ही बेसिक होता है, लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है ना, तो इसके एक एग के पास अपनी सेक्रीट हुई लेयर्स भी आ जाती हैं। भाई, जो फॉलिकुलर सेल्स थे वो किसने सेक्रेट किए थे? वो तो ओवरी ने सेक्रेट किए थे। और कुछ लेयर्स oocyte खुद भी अपने लिए सेक्रेट करता है। जैसे सबसे बाहर अपने लिए सेक्रेट की जाती है एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर, जोना पैलेस्ट्रा। सेलुलर नहीं है, प्रोटीन से बनी हुई है, जोना पैलेस्ट्रा। उसके बाहर ये अपने लिए सेक्रेट करता है एक लेयर, क्यूमुलस उफेरस सेल्स। कौन से सेल्स? क्यूमुलस उफेरस। वहां लेबलिंग में दिखा दूंगा नाम, क्यूमुलस उफेरस। और यही क्यूमुलस उफेरस के जो सेल्स हैं, ये जब बड़े बड़े हो जाते हैं, इन्हीं को हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इसलिए बोला लेबलिंग गलत है। तो कोरोना रेडिएटा इज नथिंग बट डेवलप्ड क्यूमुलस उफेरस, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे बोलते थे कोरोना रेडिएटा, जो क्यूमुलस उफेरस से बना है, सिया कोरोना रेडिएटा। और ग्रीन वाला क्या हो गया? ग्रीन वाला हो गया जोना पैलेस्ट्रा, ZP। और जो बीच का स्पेस है, इसको बुलाते हैं पेरीवेटलाइन स्पेस। तो ये जो डायग्राम है, ये सेकेंडरी oocyte का है, और यही oocyte टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है। और यही इसीलिए इसकी जो लेयर्स हैं, ये यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। ये जो पिंक कलर से नजर आ रही है, इसे क्यूमुलस उफेरस बोला है एक्चुअली। और नीचे ब्लू वाले को कोरोना रेडिएटा बोल रहा है। एक्चुअली एक ही है, दिस इज वन थिंग ओनली। ओके, अब क्लियर है? अब क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। ओके, तो ये दोनों मिला के एक ही है, इसको कोरोना रेडिएटा बोल सकते हो। अच्छा, और स्पेस को बोल दिया पेरीवेटलाइन स्पेस। अब शायद ये बात क्लियर है कि क्यों मैंने पेरीवेटलाइन स्पेस बोला है इसको, ठीक है। और जो अंदर वाली लेयर है, उसको बोल दिया गया है जोना पैलेस्ट्रा, और सबसे अंदर एग है। तो दैट इज अबाउट द फॉलिकल। और ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम दिखा रहा है कि पहले तो भाई प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है। वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी से जब लिक्विड आ गया, तो मैंने क्या बोल दिया उसको? टर्शियरी फॉलिकल। अब अगला इंपॉर्टेंट है। अगला क्या होता है? देखिए, ये वाला ग्राफियन फॉलिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल देखा आपने? ओवरी से चिपक के खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये यही चिपका रह जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। ये डायग्राम देखिए, आखिरी में देखिए, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, फट गया। अब जैसे ये फटा, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, और इसको किसने कैप्चर कर लिया? फिम्ब्रे ने। तो फिम्ब्रे ने सेकेंडरी oocyte क्या कर लिया? कैप्चर, तू मेरे पास आ जा। और फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल वहीं रह गया, और कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे स्ट्रक्चर में, जिसको मैं बोलता हूं कॉर्पस लूटियम। तो ये चल रहा है कि भाई प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी बना, ग्राफियन बना। ग्राफियन ओवरी से चिपक के बर्स्ट हो गया। जब बर्स्ट हुआ, और ये बर्स्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जिसके अंडर ये बर्स्ट होता है।
और जो फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं ये डेवलप कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। ठीक है, तो LH के इन्फ्लुएंस में ये बर्स्ट हो रहा है, FSH और LH के इन्फ्लुएंस में मिलके, दोनों के मिला के इन्फ्लुएंस में ये डेवलप कर रहा है। और जब डेवलप कर रहा है तो रिलीज कर रहा है एक इंटरेस्टिंग हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्लियर है पॉइंट? तो कॉन्सेप्ट ये है सारा का सारा कि फॉलिकल डेवलप होते जा रहे हैं ओवरी के अंदर, डेवलप हो रहे हैं ओवरी के अंदर और डेवलप हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH। बर्स्ट हो रहा है ग्राफिन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH और कन्वर्ट हो रहा है ग्राफिन फॉलिकल इनटू कॉर्पस लूटियम। जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं और जब ये बन जाएगा पूरा कॉर्पस लूटियम तब ये रिलीज करेगा एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो मतलब LH और FSH के इन्फ्लुएंस से फॉलिकल डेवलप करते हैं और बर्स्ट होते हैं और बदले में रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये चल रहा है, फॉलिकल रिलीज करते हैं सिर्फ एस्ट्रोजन और कॉर्पस लूटियम जब बनता है तो रिलीज करता है दोनों ही, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपको आगे जो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी क्या जाएगी, समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो सब वही बातें बता रही है जो अभी मैंने बताया कि हार्मोन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कौन से हार्मोन से क्या हो रहा है। ठीक है, फॉलिकल किस लेवल पे डेवलप हो रहा है, कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज कर रहा है। ठीक है, इन सारी बातों को जो हम हार्मोन्स की बातों को जोड़ देते हैं ओवरी में होने वाले इवेंट से और उसके वजह से यूट्रस में होने वाले इवेंट से, तो हम उस पूरे मैकेनिज्म को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए oogenesis समझना बहुत जरूरी है। इस दोनों रिलेटेड है, इसमें मैं दोनों आपको पैरेलल ही समझा रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो आई सपोज oogenesis और फॉलिकल के बारे में चीजें क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अभी के लिए आपके डाउट्स ले लेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर ये फॉलिकल में जो कुछ भी हुआ क्यों? फॉलिकल में सर फॉलिकल में जो एक प्रोसेस हुआ और oogenesis हमने पढ़ा, वो दोनों एक साथ होते हैं? हाँ देखो oogenesis तो पूरा है ना कि भाई अरेस्ट खुला, डेवलप हुआ, स्पर्म आया, सेकेंडरी oocyte आगे अरेस्ट खत्म हुआ, उसका सेकेंड अरेस्ट पे खत्म हुआ, पूरा बना। ये तो पूरा प्रोसेस oogenesis है ना। यहाँ फॉलिकल डेवलपमेंट तो एक पार्ट है oogenesis का। कौन सा वाला पार्ट है? मियोसिस 1 से मतलब कि सेकेंडरी oocyte लिबरेट होने तक से पहले का, मतलब कि आप समझ लीजिए जो पढ़ाया जा रहा है इस ओवरी के अंदर, जो पढ़ाया जा रहा है आपको फॉलिकल का डेवलपमेंट, वो पहला अरेस्ट खत्म होने से दूसरा अरेस्ट होने तक के बीच का फेज है। समझ गए? पहला अरेस्ट हुआ और दूसरा अरेस्ट हुआ, इसके बीच का फेज हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो वहां चल रहा है, बाकी इवेंट्स तो बाद के है ना, पूरे को हम oogenesis बोलते हैं ना। अब मैं तो उसका पार्ट बता रहा हूँ। सर जो फॉलिकल में जो हुआ वो सिर्फ एट लास्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सेक्रीशन के लिए हुआ, नहीं तो सर सेकेंडरी जो oocyte था वो डायरेक्टली भी तो रिलीज हो सकता था ओवरी से। नहीं, oocyte को न्यूट्रिशन देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए हो रहा है ना। फॉलिकल बन रहा है मतलब वो सेल्स आगे इकट्ठा हो रहे हैं, फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं और उसका ख्याल रख रहे हैं एग का। ओके सर। स्पर्म का ख्याल रखने के लिए सीमेन है ना, तो एग का ख्याल कौन रखेगा? सर और किसी को कोई डाउट? हाँ, किसी और को कोई डाउट? सर ग्राफिन फॉलिकल में से जब एग निकल जाएगा तो हम उसी को कॉर्पस लूटियम बोलेंगे? नहीं, ग्राफिन फॉलिकल से जब एग निकल जाएगा तो वो फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल कराएगा, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा कॉर्पस हेमरहैजिकम के अंदर, फिर धीरे धीरे उसमें ल्यूटिन पिगमेंट इकट्ठी हो जाएगी। ल्यूटिन पिगमेंट जब पूरी इकट्ठी हो जाएगी वो पीले रंग का हो जाएगा, फिर उसको हम कॉर्पस लूटियम बोलेंगे। ओके सर। और कोई डाउट किसी का?
कौन? सर कोमल। हाँ कोमल। सर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसके इन्फ्लुएंस में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है? वो किसी के इन्फ्लुएंस में रिलीज नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली रिलीज करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ओके सर। हाँ वो बनता एलएच के इन्फ्लुएंस में, रिलीज इंडिपेंडेंटली करता है। और कोई डाउट? एनीबॉडी? 2 मिनट है हमारे पास। तो ठीक है, आपको oogenesis मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आपको मैंने यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना एंड वल्वा और फिर मैमरी ग्लैंड। तो ये रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्डर। तो दैट्स ऑल, सी इन द नेक्स्ट क्लास, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।